पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। कई दिनों के बाद आज हम और अजीत जी साथ हैं। आप सभी को पता है कि लाइव सिटीज का बिहार की बात इनक्लेव पटना में आयोजित था। अजीत जी भी पटना आए हुए थे और इन्होंने बिहार की यात्रा भी की। बिहार की बात को दर्शकों का अथाह प्यार मिला है। जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो 7 करोड़ से अधिक वीडियो व्यूज हैं। यह बिहार की बात के जो कई वीडियोज हैं और कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए हैं उसके आंकड़े हैं। अभी और कई वीडियोज तो पब्लिश ही होने हैं। तो अजीत जी, आज जब हम बिहार की बात के बाद अपने पुराने वाले संवाद पद्धति में आ रहे हैं, तो आपने बिहार की यात्रा की, आपने बिहार की बात के कॉन्क्लेव में बिहार के सभी नेताओं से मुलाकात की जो यहाँ के लिए निर्णायक हैं, और साथ में बहुत बड़ी संख्या में जमा हुए राजनीतिक और सामाजिक लोगों से भी आपकी मुलाकातें हुई। आपने चंपारण की यात्रा भी की, पटना में अन्य गणमान्य लोगों से भी मिले, और बिहार बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। अब सितंबर महीने की आखिरी तारीख को या अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। देखिए, कल से पटना में सियासी घमासान चलता रहा कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ रहे हैं। हमने कल रात बातचीत की थी, क्यों संशय पैदा हुआ, उन्होंने स्पष्ट किया और कहा कि नहीं, मैं अभी महागठबंधन में हूं। एनडीए जो है, बीजेपी जो है, वह निगल जाता है और इस बार मैं खुद को कोई निगल ले इसके लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन इसके साथ भी तड़का लगा दिया कि अमित शाह राजनीतिक गुरु हैं। यह तो आपने बिहार की बात में ही सुना था। तो आपने बिहार की यात्रा की, और बिहार की जब चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं और आम जनमानस यह समझ की बात है कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, और नीतीश कुमार इस सेहत में भी बिहार के चुनाव को एनडीए की ओर से लीड करने जा रहे हैं। सामने तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव की धार बढ़ती जा रही है। बिहार की बात में हमारे और आपके साथ संवाद में जब उन्होंने यह कहा कि बीजेपी यदि कुछ अगर मगर हुआ तो मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बना देगी, तो इसके भी राजनीतिक मायने बहुत ही गहरे थे। लेकिन जब बिहार की हम बात करें तो अब लोगों ने कहना शुरू किया है, और जितने पोल ट्रैकर्स हैं वह भी कह रहे हैं कि सिर्फ आमने सामने की बात मत कीजिए। सिर्फ आमने सामने एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक की लड़ाई नहीं है। आग प्रस्फुटित हुई है। यह ज्वाला बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं पता। प्रशांत किशोर स्वयं कह रहे हैं अर्श पर या फर्श पर। लेकिन तीसरी चर्चा, तीसरे कोण की चर्चा भी अब आम आवाम में शुरू हो गई है। तो आप जो बिहार के प्रवास पर रहे, आपने क्या महसूस किया कि 2025 के चुनाव को सीधे तौर पर आमने सामने की लड़ाई के रूप में देखें कि यह उलझन बन गई है कि तीसरा कोण भी है और वह बिहार के चुनाव को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है? आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, बिहार के चुनाव में तीसरा कोण तो है ही, तीसरी शक्ति तो है ही। शांत किशोर ने जिस तरह का जुनून पैदा किया है, जिस तरह का जज्बा पैदा किया है, जिस तरह से लोगों को अपने हितों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है, उसके बाद धीरे धीरे ये पिछले 2-2.5 साल में ये माहौल बन गया है। एक जिसको आपने कहा आग प्रस्फुटित होना, ये लोगों के दिलों में एक आग सी जलने लगी है कि हमको कुछ बदलाव चाहिए है, और प्रशांत किशोर अच्छी बात कर रहे हैं। और ये बात हमने सिर्फ बिहार में नहीं सुनी है, मतलब बिहार में तो कई बार हम सुने ही। हम पटना से जो बिहार की बात कॉन्क्लेव था वो अटेंड करके हम झारखंड गए। झारखंड में भी रांची, गिरिडीह, फिर देवघर, और वहां से लौटना, कई लोगों से झारखंड में भी मुलाकात हुई। आपको पता है कि वहां भी सब हम लोगों से मिलने वाले ज्यादातर लोग बिहार के ही होते हैं, जो बिहार के किसी गाँव के होते हैं। और फिर कल हम लौटे जब दिल्ली, तो रास्ते में जिस टैक्सी से हम आ रहे थे, संयोग से उसी समय हमारी आपसे बात हुई फोन पर, और उस ड्राइवर ने जब हम लोग की बात सुनी तो उसने बिना किसी उसके, बिना कुछ जाने कि हमारी क्या राय है, हमारा क्या व्यूज है, उसका एक कमेंट था कि प्रशांत किशोर आ जाए तो बिहार में सब ठीक हो जाएगा। ये बात उस टैक्सी चला रहे नौजवान ने, जो वहीं मेहरम नगर में रहता है एयरपोर्ट के पास और बांका का रहने वाला है, उसने कहा कि बांका के रहने वाले हैं और जयंत राज हमारे एमएलए हैं और गिरधारी यादव एमपी है, छठ में जाना है हमको और हम रुकेंगे, हम वोट डाल के आएंगे। उसने कहा कि प्रशांत किशोर आ जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जाए।
हम ये बात इसलिए डिटेल्स बता रहे हैं ताकि बिहार के लोगों को, वैसे भी एक कहावत है ज्ञानेश्वर जी की, ब्यूटी लाइज इन डिटेल्स। बिल्कुल डिटेल्स बताना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, उस नौजवान लड़के ने, कि पिछले महीने उस पूरे टाइम टैक्सी चलाने के बाद उसको 10,000 रुपए बचे थे। वो अपने ही किसी रिश्तेदार की टैक्सी चलाता है, जिसमें से दिल्ली पुलिस वाले भी लेते हैं पैसे, उस रिश्तेदार को भी जाता है और उसको 10,000 रुपए बचते हैं, जिसमें 4,500 रुपए वो अपने हिस्से का किराया देता है महरम। अब ये सोचिए, उसने कहा कि अगर हमको 12,000 रुपए भी वहां मिलते हैं, बांका में हम रहते हैं, तो हम अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहेंगे, हमको अपने परिवार से अलग नहीं रहना होगा। मतलब एक बात जो प्रशांत किशोर लगातार कहते हैं, वो बात हमको पटना में 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी कहा, झारखंड में 10 लोगों ने कहा, और दिल्ली में भी आते समय हमने ये बात सुनी। तो इसका मतलब है कि ये बात जंगल के आग की तरह के स्प्रेड हो रही है कि अगर हमको एक 10-12 हजार रुपए की नौकरी, 15,000 की नौकरी वहां मिल जाए, हमारे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाए, हमारे इलाज की व्यवस्था हो जाए, तो फिर हमको क्यों जाना पड़े बाहर। जो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लोग इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। और ये आग प्रशांत किशोर की जलाई हुई, ये प्रशांत किशोर की जलाई हुई आग, उसकी लौ पूरे बिहार में फैल गई है। बगल के झारखंड में लोग कह रहे हैं, दिल्ली में लोग कह रहे हैं। आपने दिल्ली का वाकया सुना है अजीत जी? आपने दिल्ली का वाकया सुना है? मैं कल रात को पटना के होटल ताज में डिनर को गया था। वहां एक सेफ है, नाम है परमात्मा, बिहार के ही रहने वाले हैं, बक्सर के रहने वाले। उन्होंने छूटते ही कहा कि आपकी बातचीत, अजीत द्विवेदी जी की बातचीत हमने प्रशांत किशोर के साथ सुनी, और मैं कल रात को 3 बजे सुनते सुनते सो गया था, और जितना कुछ बचा हुआ था वह मैंने सुबह सुना। 1 घंटे 3 मिनट की बातचीत थी अजीत जी। इतना समय कहाँ लोग देते हैं, तो लोग सुन रहे हैं, यह बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमने इस बातचीत की शुरुआत इसलिए की है, ये एनेक्डोट्स दे करके, ये मिसाल दे करके, ताकि अपनी क्लैरिटी आए जो हम कहना चाह रहे हैं। अब एक टेक्निकल क्वेश्चन हम इस पर शिफ्ट करते हैं, एक ऐसी बात की तरफ जिसको हमने कई बार कहा है आपसे बातचीत में, कि बिहार में एकदम आमने सामने का चुनाव होता है, तब भी एक तीसरे पक्ष की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल, ये दूसरी जगह नहीं होता है, ये दूसरी जगह नहीं, बहुत कम स्टेट है जहां ऐसा होता है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए थे तो 93% वोट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बटे, 93% वोट। उसी तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ तो 90% वोट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बटा। मतलब तीसरे पक्ष की गुंजाइश बहुत कम रहती है। बिहार में ये बड़ी गुंजाइश आती है, क्योंकि 20 से 22% और 2010 के चुनाव में तो 24% वोट अन्य को आया था। 2010 में जब आंधी थी नीतीश कुमार की, तब 13% वोट निर्दलियों को गया था। तो इसका मतलब कि बिहार में एक बड़ा तबका ऐसा है, मतलब हर 5 में से 1 व्यक्ति कम से कम ऐसा है जो इन दोनों में से किसी गठबंधन को वोट नहीं देता है। वो न तेजस्वी यादव के और लालू यादव को वोट करता है, और न नीतीश कुमार के गठबंधन को वोट करता है। 20 से 22% आबादी है ऐसी। तो वो तो किसी न किसी वजह से ही नाराज होगा, किसी न किसी वजह से उबा हुआ होगा। तो वो जो 20-22% वोट है, वो चैनलाइज हो गया है इस बार लगभग पूरी तरह से प्रशांत किशोर की तरफ। और उसमें से वो कितना वोट अपनी तरफ कन्वर्ट करते हैं, देखिए, वो तो बहुत ही शार्प और पॉलिटिक्स को समझने वाले बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। उनको पता है, इस जो हम कह रहे हैं, हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में उनको सब आइडिया रहता है कि क्या ग्राउंड रियलिटी है पॉलिटिक्स की, चुनाव की। तो वो इस वोट पर तो उनका निशाना होगा ही कि ये वोट है जो इन दोनों में से किसी को नहीं देता है। और कभी ये चिराग पासवान की तरफ चला गया, कभी कांग्रेस की तरफ चला गया, कभी उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन में चला गया, कभी निर्दलियों को चला गया, कभी नोटा को चला गया। तो इसको चैनलाइज कर दें अगर हम, तो बिना कुछ दोनों में से किसी गठबंधन का वोट काटे हम तीसरी ताकत बन जाएंगे, एक मजबूत तीसरी ताकत बन जाएंगे। बिल्कुल, ये तो पहला जो हमको पहली तस्वीर बिहार में दिखी ज्ञानेश्वर जी, कि वो तमाम लोग किसी को वोट नहीं करते हैं, मतलब नीतीश कुमार के गठबंधन को नहीं करते हैं, लालू यादव के गठबंधन को नहीं करते हैं। वो पूरी तरह से एक प्रतिबद्धता के साथ, एक संकल्प के साथ, एक लगन के साथ प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि जनसुरात ने एक ऑप्शन दिया, हमको एक विकल्प दिया है जनसुरात। और मुझे यह भी लगता है अजीत जी, मुझे पता नहीं कितना सच है, कि जिस कैब ड्राइवर से आपकी मुलाकात हुई होगी, निश्चित तौर पर वह भूमियार और ब्राह्मण नहीं होगा, राजपूत भी नहीं होगा। आपने जाति पूछी भी नहीं होगी, हम लोग को पूछते भी नहीं है। लेकिन यदि इन 3 जातियों से इतर यदि दूसरे भी प्रशांत किशोर की बातों को सुनने लगे हैं कामकाजी लोग, तो इसका आशय यह है कि जातीय बंधन बिहार में टूट रहा है, प्रतिशत चाहे जितना हो। आपने बता ही दिया कि देखिए 22% की बात है। और खौफ की बात आप करते हैं अजीत जी, हमारे और आपके साथ संवाद में नेताओं की बात छोड़ दीजिए कि बीजेपी के नेताओं को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर और कच्चे धागे खोल रहे हैं।
देखिए, उन्होंने एक बात कही थी जब हमारे और आपके साथ उस वार्तालाप में शामिल प्रशांत किशोर के साथ, समरीन ने यह सवाल पूछा था कि आपके पास पैसे कहां से आते हैं और एक दिन में कितने खर्च हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन में हेलीकॉप्टर पर जितना खर्च आता है उतने में 5,000 हमारे कार्यकर्ता गाड़ियों से घूमते हैं, और मुझे गाड़ियों से चलना है, उन्हें हेलीकॉप्टर से उड़ना है। वह बात बात के लिए हेलीकॉप्टर चाहते हैं, ज्वाइनिंग के लिए हेलीकॉप्टर चाहते हैं। इस बात का खौफ देखिए, हेलीकॉप्टर बुक कराने वाले नेताओं के लिए बुकिंग लेने वाले एक व्यक्ति ने मुझे कल फोन किया, कहा कि ये सब क्या आप लोग चलवा रहे हैं। मैंने कहा क्या? हमने कहा यह बात तो प्रशांत किशोर ने कही है। उसने कहा देखिए, भट्टा बैठ जाएगा हम लोग का, कोई अब ज्वाइनिंग के लिए हेलीकॉप्टर नहीं लेगा। चुनाव के समय प्रशांत किशोर को भी जरूरत होगी, जब दिन भर में 10 और 15 सभाएं करनी होगी। नीतीश कुमार को भी जरूरत होगी और तेजस्वी यादव को भी जरूरत होगी। लेकिन अभी जो चलन है कि भाई ज्वाइनिंग भी करानी है तो हेलीकॉप्टर चाहिए, तो प्रशांत किशोर ने उस मिथक को भी तोड़ा कि हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ जमा होती है। यह आप और हम जानते हैं, जब किसी गांव में उड़न खटोला उतरता है तो यह खौफ भी। लेकिन फिर मूल सवाल पर वही कि ठीक है, चर्चा तो शुरू हुई है, और 11 अप्रैल 2025 को क्या स्थिति थी जब गांधी मैदान खाली था, और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं 31 जुलाई को, तो इन दोनों में क्या परिवर्तन आपने देखा? देखिए, वो एक वन टाइम डिजास्टर था ज्ञानेश्वर जी। वो ऐसा नहीं था कि वो कंटिन्यूटी कोई पहले से, उसके पहले भी प्रशांत किशोर की यात्राओं में उनको देखने सुनने के लिए लोग भीड़ जुट रही थी। वो एक वन टाइम डिजास्टर था, एक वन इवेंट का डिजास्टर था, जो प्रशांत किशोर ने लोगों पर भरोसा किया, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं हर समय कि किसी ने नाम लिखा दिया, इतने लोग आएंगे, इतनी गाड़ियां आएंगी, इतनी बसें आएंगी। इन्होंने, प्रशांत किशोर ने उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं समझी थी, या उनकी पूरी टीम ने एक बेसिक तैयारी हो गई, और ये था कि लोग खुद ही, जब इतना रिस्पॉन्स है तो लोग आ जाएंगे। लोग नहीं आए, और उसके कई कारण थे जो हम लोग उस दिन चर्चा कर चुके हैं। लेकिन उसके पहले भी उनकी यात्राओं में भीड़ जुटती थी, और उसके बाद की भी उनकी यात्राओं में भीड़ जुट रही है। तो हम उसको कंटिन्यूटी में नहीं देखते हैं। एक वन टाइम डिजास्टर एक होता है कि कोई एक इवेंट आपने किया और सफल नहीं हुआ, ये उस तरह का इवेंट था। उसका मैसेज बिहार के लोग भूल चुके हैं। उसके बाद जो बिहार बदलाव की यात्रा प्रशांत किशोर ने शुरू की है, उसको जैसा रिस्पॉन्स है, वो उससे ये प्रमाणित होता है कि बिहार में जो तीसरी ताकत के लिए पहले से एक जगह मौजूद है, उस जगह के लिए लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि वो जगह प्रशांत किशोर को देनी है। पहले कई लोगों को वो जगह मिलती थी, निर्दलियों में लोग अपना मसीहा खोजते थे। हम लोगों ने लोकसभा में देखा ना कि एक बड़ा इलाका है जहाँ के लोग जिन्होंने पप्पू यादव में अपना मसीहा खोजा, तो लोग मसीहा खोजते हैं, कहीं निर्दलीय में खोजते हैं, कहीं चिराग पासवान की पार्टी में खोज रहे थे, कहीं अपना उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी की पार्टी में खोज रहे थे। अब वो खोजने की जरूरत नहीं है। एक आम धारणा बन गई है कि अब ये कहीं तीसरी ताकत के लिए प्रशांत किशोर आ गए। और अब ये तो एक बात हो गई, जो हमेशा से जो वोट मौजूद रहा है दोनों गठबंधनों से बाहर, उसके दावेदार प्रशांत किशोर है। लेकिन ऐसा नहीं है ज्ञानेश्वर जी कि इन दोनों गठबंधनों के वोट नहीं टूट रहे हैं, दोनों गठबंधनों के वोट टूट करके प्रशांत किशोर की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये इन दोनों गठबंधनों के लिए भी बड़ा खतरा है। एक तो इन दोनों की जो दोनों गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक जिसको बिहार में महागठबंधन बोलते हैं, और एनडीए, इन दोनों के अंदर इतनी अंदरूनी खींचतान है, इतना आंतरिक घमासान है कि कोई भी कास्ट के लेवल पर देखें, पार्टी के लेवल पर देखें, आप बहुत कोहेसिव गठबंधन उस खींचतान पर आए अजीत जी। देखिए, लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर एक पोल चल रहा है, दूसरे पोल ट्रैकर्स भी आ रहे हैं, और यह चिंता की बात एनडीए के लिए है, क्योंकि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में बहुत कड़ा मुकाबला। परसों रात को यह पोल शुरू हुआ है, 66,000 वोट, 66,000 वोट सभी पड़े हैं। पहला सवाल था, जो मूल सवाल है, बिहार के चुनाव में किस गठबंधन ऑब्लिक पार्टी को आप वोट देंगे? पहला ऑप्शन है नीतीश के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन। हमने बताया 66,000 वोट पड़े हैं। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन मात्र 12% लोग। सोचिए क्या फॉल है, किस तरीके से ह्रास है। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन 48%, तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं अब तक, और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी तीसरा ऑप्शन 39%। तो लड़ाई तो यह बिल्कुल पलटती हुई दिखाई पड़ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि ग्राउंड जीरो की स्थिति यही होगी, आगे आने वाले महीनों में स्थिति यही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत मजबूती से, और हर पोल ट्रैकर्स में भी दिखाई पड़ रहे हैं, और जनसुराज बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है,
और एनडीए कमजोर होता हुआ, उसके प्रति आकर्षण कमजोर होता हुआ दिख रहा है। यह बहुत ही जबरदस्त फेट है। और इसके बाद भी कि आप 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा रहे हैं, आप आशा दीदियों का जो भत्ता है वो बढ़ा रहे हैं। यह एक गंभीर चुनौती है कि 12%, 48% और 39%। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये लीडरशिप का मामला है। ये जो लीडरशिप का है उसी की कमी के कारण, क्योंकि एनडीए में अभी लीडरशिप नहीं है। प्रशांत वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जेडीयू के लोग भी, तमाम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात कह रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है, लेकिन उनका नेतृत्व लोगों में वो उस तरह से उम्मीद नहीं जगा पा रहा है जैसे लोग पिछले 30 साल से उनमें देख रहे हैं। 1994 से लेकर के और अभी तक जो लोग देखते रहे जिस तरह का नेतृत्व उनके अंदर, वो नेतृत्व क्षमता लोगों को नहीं दिखाई दे रही। सबसे बड़ा एनडीए का संकट इसी का है, लीडरशिप का ही सबसे बड़ा क्राइसिस है। देखिए लोकसभा में भी स्लाइड हो रहा था एनडीए का, लेकिन लीडरशिप स्पष्ट थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और वो पूरी ताकत से अभी नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो फिर कम होते होते भी सरकार बनने लायक बहुमत एनडीए को मिल गया। बीजेपी की भी सीटें कम हुई लेकिन मिल गया। यहाँ नहीं है, लीडरशिप स्पष्ट नहीं है। नीतीश कुमार नहीं होंगे ये एक धारणा बन गई है। नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं, ये एक धारणा है। तो ये जो पोल ट्रैकर है अपना लाइफ सिटीज का, उसमें इस वजह से है क्योंकि लीडर स्पष्ट नहीं है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वहां लीडर स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, और एक बड़ी ताकत है आरजेडी जिसके पास 32-34% का अपना एक वोट आधार है। और बाकी जो गठबंधन के सहयोगी हैं, कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, तीनों ये वीआईपी हो, इनकी वजह से भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट उनको पसंद कर रहा है, लीडरशिप स्पष्ट होने की वजह से। प्रशांत किशोर की पार्टी जो इतनी तेजी से आगे बढ़ी है, उसके पीछे भी मूल कारण प्रशांत किशोर का नेतृत्व है। लोग देख रहे हैं कि नेता, लोग ये बातें कर रहे हैं कि नेता ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर के एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि नेता ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल उस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर के भी एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि नेता ऐसा होना चाहिए। अब फर्क दोनों में ये है कि जो प्रशांत किशोर की लीडरशिप है उसमें लोग देख रहे हैं तो तुलना कर रहे हैं मोदी और नीतीश कुमार से। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है ज्ञानेश्वर जी, जो हम ऑब्जर्व किए अपने इधर 8 और 3, 11-12 दिन उधर बिहार के और झारखंड के दौरे में, ये कि लोग नीतीश कुमार और मोदी की छवि देख रहे हैं। ये नीतीश कुमार और मोदी की तरह का नेता है भाई, ये दोनों से जुड़े भी रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन ये एनडीए के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है, नीतीश कुमार अगर रिप्लेस हो रहे हैं तो नीतीश कुमार को लोग तेजस्वी से रिप्लेस करना नहीं चाहते हैं। ये हम एक बड़ी बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जो हमने ग्राउंड पर फील किया। हमने लोगों से पूछा, जो आपके साथ बातचीत में हमने मोतिहारी से ही कहा था कि क्राइम बहुत बढ़ गया है, तो लोगों ने कहा 2 बातें 3 बातें कही उन्होंने। एक तो कहा कि भाई ये अपराधी मारे जा रहे हैं, इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि हमारे हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये तो एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मार दिया, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमारे लिए समस्या नहीं है। उसने कहा कि पहले हमारे लिए समस्या होती थी, हमारे पिताजी टीचर थे, रिटायर हुए, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट 12 लाख रुपया मिलना है, तो अपहरण की जो चिट्ठी आ जाती थी कि आपको रिटायरमेंट वाला जो पैसा मिल रहा है वो दे दीजिए, नहीं तो पोता को उठा लेंगे। तो उसने कहा कि हमारे ऊपर तो अब ऐसी चीजें नहीं आ रही है, ये तो अपराधियों का झगड़ा है, ये बिल्कुल अलग क्राइम है। दूसरा उसने कहा कि भाई आरजेडी वाले करा रहे हैं, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कही, उसने कहा कि तो क्या नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है तो ठीक करने के लिए हम तेजस्वी यादव को सत्ता देते। बिल्कुल, तो ये बड़ी 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 बात है। तो नीतीश कुमार से नहीं हो रहा है तो फिर कौन संभाल सकता है। तो दबी जुबान में बीजेपी के समर्थक थे, उन्होंने कहा प्रशांत किशोर भी तो आ रहा है, हम लोग उसको भी देख रहे हैं, उसकी क्या स्थिति रहती है, उसके बारे में उसके साथ कितने लोग जुड़ते हैं। तो अगर नीतीश कुमार से चीजें नहीं संभल रही हैं, तो जो नीतीश कुमार का समर्थक है, नरेंद्र मोदी का समर्थक है, वो इन मास आरजेडी के साथ नहीं जा रहा है प्रशांत किशोर, सॉरी, वो प्रशांत किशोर की तरफ देख रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है चुनाव आते आते कि हम तेजस्वी नीतीश कुमार को नहीं दें तो हम प्रशांत किशोर के साथ जाएं। ये अजीत जी, आज एक बहुत ही खास मेहमान लाइव सिटी के स्टूडियो में आने वाले हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बिहार की बात बिना लाग लपेट। तो उनसे सवाल पूछे जाने के लिए टीम ने एक सवाल तैयार किया है कि बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक झूठ क्या है। पहला ऑप्शन है नीतीश कुमार की सेहत ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बिहार में अपराध नियंत्रित है, और तीसरा ऑप्शन है नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है। अब इसका जवाब पूछा जाना है तो देखिए, अब जो टीम है वह भी लोगों को समझती है, उनकी भावनाओं के हिसाब से ही सवाल तैयार करती है जो उनके पास फीडबैक होता है। तो ऐसे सवाल भी अब पूछे जाने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे सवाल, और जनता खुद ही सवाल पूछ रही है भाई। जनता एक मान रही है
एक वर्ग है जो हमने पहले कहा, जिस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया, 6 महीने हो गए, हम लोगों से पहले किसी ने नहीं कहा था कि तेजस्वी यादव सबसे स्वाभाविक लीडर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं। तब भी हम लौट के आए थे, फरवरी के शुरू में हम लोग बात किए थे, फरवरी के महीने में बिहार से लौट के आए थे और हम लोगों ने चर्चा की थी, आपके पास फीडबैक था पहले से। तो ये उस समय चर्चा थी कि भाई लालू यादव का राज मतलब समय खत्म हुआ, नीतीश कुमार का खत्म होगा, तो तेजस्वी एक स्वाभाविक चॉइस के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी या जेडीयू में कोई लीडर नहीं है। लेकिन अब वो वर्ग जो उसका एक वर्ग अभी भी है जो तेजस्वी यादव के साथ जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा नीतीश कुमार को अगर वो छोड़ता है तो। लेकिन बड़ा तबका उसमें ऐसा है जो प्रशांत किशोर की तरफ देख रहा है, और इसलिए देख रहा है क्योंकि उसके भीतर भी आपने महसूस किया बिहार की बात कॉन्क्लेव में कि तेजस्वी बिल्कुल बदल गए हैं। कोई उम्मीद कर सकता था कि तेजस्वी निर्धारित समय से 45 मिनट पहले आ जाएंगे? बिल्कुल। और कोई उम्मीद कर सकता था कि बिल्कुल इस लहजे से कहीं से ताव नहीं दिखाएंगे, और जो सवाल आप पूछ सकते हैं वह पूछिए, इसकी आजादी देंगे, और समय खत्म हो रहा है इसकी चिंता नहीं करेंगे, सवालों का इंतजार करते रहेंगे। तो तेजस्वी में भी काफी बदलाव आया कि 45 मिनट समय से पहले तेजस्वी यादव, या तो हम भी नहीं सोच रहे थे। कई चीजें बदल गई हैं। कई चीजों के बदलाव में हम लोगों ने भी कुछ चीजों की तरफ इशारा किया जिसको उन लोगों ने बदला। आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो निर्देश जारी किए वो सारी चीजें उन्होंने बदली है आरजेडी ने अपनी। और तेजस्वी यादव के साथ तो जितने समय आप बात कर रहे थे संजय यादव के साथ, उतनी देर हम लोग साथ बैठे थे, वो जो ग्रीन रूम बना था वहां हम लोग साथ बैठे थे, और भी कुछ लोग बैठे थे। तो जितनी सेंसिबल बातें कोई भी नेता कर सकता है, एसआईआर को लेकर के, फ्री बीज को लेकर के, पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज को लेकर के, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक हमको देखते ही पूछा कि दिल्ली में क्या चर्चा है, और एसआईआर को लेकर के जुडिशियरी में या ब्यूरोक्रेसी में या बाकी और जगह चुनाव आयोग में क्या किस तरह की चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में क्या चर्चा है। तो ये एक जानने की, बिहार में नेता सुनना चाहता है ज्ञानेश्वर जी, किसी की बात नहीं सुनना चाहता। नेता के पास तो अपना ही ज्ञान इतना होता है कि वो आपको नहीं बोलने देगा, वो सुनेगा। हमने देखा हमारी आपकी समझ के उलट आपने ही सवाल पूछा था नरेंद्र मोदी को लेकर, या मैंने ही पूछा था, तो प्रशांत किशोर ने कहा, एक शब्द में बताना था, तो प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को कहा अच्छे लिसनर। आप भी चौंक गए थे, आप भी चौंक गए थे। लेकिन प्रधान ने स्पष्ट किया कि जब मुद्दों की बात होती है तो घंटा नहीं कई दिन तक वो सुनते रहते हैं। तो ये हमने देखा, तेजस्वी यादव को एकदम सुन रहे थे, बहुत कम बोल रहे थे, और दूसरे कई लोगों ने कुछ कहना चाहा था, उन्होंने बड़ी ध्यान के साथ उनकी बातें सुनी। तो उनमें एक बदलाव आया है, एक परिपक्व नेता के तौर पर वो इमर्ज हुए हैं। और हम लोग इस बात का प्राउड नहीं है, लेकिन ये हम लोगों ने सबसे पहले कहना शुरू किया था कि एक लीडर के तौर पर वो इमर्ज हो रहे हैं, स्वाभाविक मतलब विकल्प के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगा था उस समय, फरवरी जनवरी में जब हम लोग बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर को लोग देखने लगेंगे बिहार। तो ये फेल्योर किसका है? ये फेल्योर तो नीतीश कुमार का है कि आपने अपना विकल्प अपनी पार्टी में खड़ा नहीं किया। ये फेल्योर बीजेपी का है कि जिसने लीडर नहीं खड़ा किया अपनी पार्टी में, जिन लोगों को नेता खड़ा किया उसमें सबसे टॉलेस्ट अमंग ऑल लीडर्स ऑफ बीजेपी आपने सम्राट चौधरी को आगे किया है। लेकिन अगर एक साल तक सम्राट चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष होते और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री होते तो कौन सी आफत आ रही? और आपने देखा सम्राट चौधरी ने उस दिन पूर्ण समर्पण के साथ नीतीश कुमार का बचाव किया। भले बीजेपी के दूसरे नेता न कहें, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश, या भाजपा के सम्राट चौधरी बिहार के नंबर 2 उन्होंने स्वयं स्वीकारा भी, और इस बात का ऐलान भी किया कि देखिए कोई कहे ना कहे लेकिन मैं कह रहा हूं। नहीं, उन्होंने कहा, हम लोगों को भी कहा कि हम लोगों से कहा कि आप लोग बार बार घुमाना चाह रहे हैं हमको, लेकिन इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो नेता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही नेतृत्व करेंगे चुनाव के बाद भी। एक बात तो उन्होंने कही, लेकिन जरूरत तो अब सेकंड लाइन की लीडरशिप की थी ना ज्ञानेश्वर जी। आप जब दो गठबंधन, एक और गठबंधन जो आपका मुख्य विरोधी है, एक तीसरी ताकत, उधर से नए लीडर आ रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार के चेहरे पर कब तक लड़ेंगे? हम नीतीश कुमार, हम लोगों ने संजय झा से सवाल पूछा था ना कि भाई नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन? हम लोगों ने तो ऑप्शन भी दे दिए थे, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, निशांत कुमार। वे खामोशी की चादर ही ओढ़े रखे। इसका मतलब कुछ तय नहीं है? नहीं है। तो ये जेडीयू का फेल्योर है, ये बीजेपी के लीडरशिप की फेल्योर है कि आप लीडर नहीं लेके आए। देखिए, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप अभी भी बहुत लोगों में उत्साह जगाती है, लेकिन सबको पता है लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए तो उनको झोली भर के वोट दिया ना बिहार के लोगों ने, 30 सीटें जिता दी। उस विषम परिस्थिति में 30 सीटें जिता दी, इसके पहले तो 39 सीटें जिता दी थी। विधानसभा के लिए उनको अपना नेता चाहिए है जो बिहार की बात करे, बिहार के हित की बात करे,
उनके बिहार के लोगों के पलायन के बारे में, गरीबी बेरोजगारी के बारे में, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करें, ये बीजेपी ने लीडरशिप नहीं दी, जेडीयू ने लीडरशिप नहीं दी, तो उस गैप, कोई जगह खाली तो रहती नहीं है। उस जगह को भरने के लिए लोगों ने प्रशांत किशोर की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो ये इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को इसी बात का हो रहा है, लीडरशिप का। जो आपने पोल ट्रैकर की बात की, हम लोग वहीं से अभी बात लेके आए हैं यहाँ। उस पोल ट्रैकर में आपने पूछा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, तो किसी को भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उत्साह नहीं जग रहा है इस बात पर कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में। नीतीश कुमार को कोई बुरा भला नहीं कर रहा है, नीतीश कुमार के योगदान को लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोग सराह भी रहे हैं, लेकिन अगला 25 से 30 उनको देने को तैयार नहीं है। और आपको हैंडल एक्स का भी जो अब तक के नतीजे हैं बताएं अजीत जी। देखिए, हैंडल एक्स ज्यादा समझदार लोग होते हैं, ज्यादा एलिट लोग होते हैं, वहां प्रशांत किशोर की बढ़त को हम मान सकते हैं। तो देखिए, हैंडल एक्स का जो अब तक के नतीजे हैं वह कहते हैं कि जो सवाल तो वही है, बिहार के चुनाव में आप किस गठबंधन ऑब्लिक पार्टी को वोट देंगे। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए मात्र 18%, तेजस्वी के लिए महागठबंधन को 39%, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 43%। हैंडल एक्स पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, बिल्कुल प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और यूट्यूब पर जहां 66,000 वोट पड़े हैं वहां तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। हाँ, तो ये 2 प्लेटफॉर्म हैं। और बिहार में मान लीजिए, बिहार में ट्विटर एक्स हैंडल कम देखा जाता है, यूट्यूब ज्यादा देखा जाता है, फेसबुक ज्यादा देखा जाता है, लेकिन ये एक्स हैंडल पर जो लोग हैं वो लोग भी बिहारी लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के आदमी का की कोई दिलचस्पी नहीं होगी, तो वो बिहार का आदमी चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, विदेश में बैठा हुआ हो, अगर वो इस पोल में हिस्सा ले रहा है और उसमें 43% आदमी अगर चाह रहा है कि प्रशांत किशोर कमान संभाले, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, नई सरकार, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। एक बड़े ट्रेंड की तरफ ये इशारा है। तो एक तो पहला जो हमने शुरू किया कि वो जो अन्य का वोट है, उसके अभी एकमात्र उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर है। दूसरी बात, जो एनडीए के अंदर लीडरशिप की जो क्राइसिस है, जो क्राइसिस जेडीयू के साथ भी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, उस क्राइसिस की वजह से एक उस वोट आधार का कि एक बड़े तबके की पसंद भी प्रशांत किशोर बन गए। बिल्कुल, उसमें शुरुआत हुई थी अगड़ी जातियों से। और जो 2020 में याद कीजिए, 2020 में जो लोग नीतीश कुमार से नाराज थे और चिराग पासवान की पार्टी को वोट दे रहे थे, उस वोट के उत्तराधिकारी भी प्रशांत किशोर हो जाएंगे। तो वही तो अन्य में है, वही तो 20-22% वोट जो है, 5.66% पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी को वोट मिला था, और 3.5% वोट उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी के गठबंधन को मिला था, 8.4% वोट निर्दलियों को मिला था, और 2.5% वोट नोटा को मिला था। ये टोटल 20-21% वोट है। इसके पहले 22% था, उसके पहले 24% था। तो हमेशा एक तीसरी ताकत के लिए लोग देखते रहते हैं बिहार में। ये ऐसे ही लोग बिहार को बदलाव की जमीन धरती नहीं कहते। बाकी सब जगह बिहार में कोई भेड़ चाल नहीं है। देखिए, जो सत्ता गठबंधन जीतता है उसको भी 39-40% से ज्यादा वोट नहीं आता है, और जो अपोजिशन में है उसको भी 33-35% से ज्यादा वोट नहीं आता, कभी भी नहीं आता है। 2010 की आंधी, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में 206 सीटें एनडीए जीता था, तब भी उनको 40% ही वोट आए। और कमजोर रणनीति, देखिए कमजोर रणनीति तो गवाही है अजीत जी। देखिए, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कॉपी पेस्ट की सरकार है, देखिए यह सबको पता था कि नीतीश कुमार को बिजली में कुछ रियायत देनी है, फ्री बिजली देंगे इसकी उम्मीद नहीं थी, 125 कर दिया उन्होंने। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ना था, आशा दीदी का भत्ता बढ़ना था, यह काम नीतीश कुमार पहले भी ऐलान कर सकते थे, भले कहते कि 1 अगस्त से मान्य होगा, लेकिन आपने तेजस्वी को मौका दिया। और अब तेजस्वी के लोग कह रहे हैं कि देखिए मैं कहता हूं, और उन्होंने कहा, उस दिन कहा भी ना कि नाक रगड़वा कर मैं नीतीश कुमार से फैसले करवाता हूं। बिल्कुल। तो ये बात आप याद करिए, हम लोग बजट के टाइम, जब बजट फरवरी में आना था, हम लोग कितनी बार इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि इस बजट में घोषणा कर देंगे, और हम लोगों ने एग्जैक्टली यही बात उस समय कही थी कि भाई बेशक लागू आप अगस्त से करें, लेकिन आप बजट में घोषणा कर दें। लेकिन बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। अगर बजट में भी घोषणा हो जाती, इसके लिए पैसे आवंटित हो जाते, तो ये सारा निगेट कर देते, आप इसको न्यूट्रलाइज कर देते। जो आज प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर तो उस तरह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, पैसा बढ़ाने की बात तो प्रशांत किशोर ने भी कही थी, उन्होंने भी कहा था कि हम उसको 2000 रुपए कर देंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वो भी कहते हैं। तो ये किसी को क्रेडिट इसका नहीं मिलता। अगर बजट के प्रोपोजल में आप इसकी घोषणा कर देते, इसके लिए पैसे आवंटित कर देते, तो यही पुअर स्ट्रेटेजी है कि आप अपनी शर्तों पर राजनीति नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किसी और की राजनीति पर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जब आप प्रतिक्रिया देने की स्थिति में आ जाते हैं, तब आप, इसका मतलब कि आप ड्राइविंग सीट पर नहीं है, आप कमांडिंग पोजीशन में नहीं है, आप कमांडिंग पोजीशन से नहीं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और दूसरे लोग एजेंडा
एजेंडा सेट करते हैं। जो एजेंडा सेट करता है ज्ञानेश्वर जी, वो चुनाव जीतता है या जी हारता है। वो चुनाव जीतता है या हारता है जो एजेंडा सेट करता है, जिसके पास कोई अच्छी कहानी होती है सुनाने के लिए। तो आज की तारीख में ज्ञानेश्वर जी अच्छी कहानी सुनाने के लिए सिर्फ प्रशांत किशोर के पास है, और एजेंडा सेट करने की कैपेसिटी तेजस्वी यादव की है। बिल्कुल। दोनों के मामलों में जेडीयू और बीजेपी के नेता सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये स्थिति ही इनके चुनाव की संभावना को कमजोर कर रही है। इनके समर्थकों के मन में भी संशय आ गया है। थोड़े दिन पहले इतना संशय नहीं था जितना अब हो गया है कि शायद ये नहीं जीत पाए। तो शायद नहीं जीत पाए तो फिर तेजस्वी यादव आ जाएंगे। तो ये भी खतरा है, तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर किधर पोलराइज करें, इधर या उधर। यहीं पर बात आती है अर्श या फर्श की ज्ञानेश्वर जी। प्रशांत किशोर इस बात को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं कि वो तमाम संगठन बना देने के बावजूद इस हकीकत से तो वो भी वाकिफ होंगे कि बीजेपी और आरएसएस और जेडीयू की तरह संगठन नहीं है उनके पास। हाँ बिल्कुल, इसमें कहा नया बना हुआ संगठन है। तो अगर ये धारणा मजबूत होती है कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे, आरजेडी आ रही है, ये तमाम ट्रैकर्स अगर इसी तरह से दिखाते रहे तो जनता किसी एक तरफ पोलराइज होगी। अगर वो जनता अपने संगठन की ताकत के दम पर, आरएसएस की ताकत के दम पर, अपने पैसे के दम पर, नरेंद्र मोदी के करिश्मे चमत्कार के दम पर अगर बीजेपी ले गई, जेडीयू ले गई, तो फिर प्रशांत किशोर फर्श पर रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर ये माहौल बदल गया और ये वोट चला गया प्रशांत किशोर की तरफ, तो वो अर्श पर चले जाएंगे, अर्श पर जाएंगे, उनको 150 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी। तो दिल्ली का चुनाव था 2015 का, मतलब जिसमें 70 में से 67 सीटें जीत गई थी आम आदमी पार्टी। देखिए अभी की लड़ाई में ज्ञानेश्वर जी, लड़ाई 35 से 36% की है ट्रायंगुलर पोजीशन में। ट्रायंगुलर लड़ाई, जिस ट्रायंगुलर लड़ाई की अभी हम लोग स्थिति देख रहे हैं, बहुत ही कमजोर हो जाए जेडीयू बीजेपी तब भी वो एक अपने वोट से बहुत नीचे नहीं आएगी, और तेजस्वी यादव का वोट बहुत ही बढ़ जाए तब भी एक सर्टेन पॉइंट से बहुत ऊपर नहीं जाएंगे। तो अगर ये त्रिकोणात्मक मुकाबला होता है, अपना अगर पोल पोजीशन में प्रशांत किशोर आ जाते हैं तो 36-38% वोट पर उनको 150 से ऊपर सीटें आ जाएंगी। इस बात को उन्होंने कैलकुलेट किया होगा। तो ये अर्श और फर्श को हम लोग समझने की पहले से भी कोशिश कर रहे थे, वो यहीं आकर के रुकता है कि अब धारणा के मामला आ गया, अब परसेप्शन का मामला आ गया कि एनडीए नहीं। अगर एनडीए नहीं तो फिर कौन, क्या फिर तेजस्वी यादव को एक बार मौका दिया जाए, प्रयोग किया जाए। लेकिन इसको लेकर के एक आशंका लोगों के मन में अभी भी है, और ये आशंका हमने सुना, हम लोगों ने जब बिहार की बात करते हुए कितने लोगों ने ये बात कही। अब सम्राट चौधरी ने भी ये बात कही और नित्यानंद राय ने भी ये बात कही कि आखिरी चरण का मतदान खत्म होने और रिजल्ट आने के बीच जो एग्जिट पोल के बाद जो माहौल बना था यहाँ, बिल्कुल जो माहौल बना था, हाँ एक जुमला भी कहा जा रहा था कि अभी इतना और नहीं तो 2 दिन के बाद इतना, कुछ इस तरह की बातें कही जाने लगी। हाँ बिल्कुल, अभी 15,000 या 25,000 नहीं तो फिर 5 लाख या 2.5 लाख। हाँ तो ये जो बातें कही जाने लगी थी, बीजेपी इसका बहुत जोर शोर से प्रचार कर रही है ताकि लोगों के मन में, जो अगर कोई किसी के मन में ये बात आ रही है, बात जो एनडीए समर्थक है कि हम लोग महागठबंधन को एक बार मौका दे के देखते हैं, तो उनका दिमाग स्पष्ट कर दिया जाए कि उधर अभी भी वही स्थिति है, उधर आप जोखिम लेकर के अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज को जोखिम में डालेंगे। ये बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भी कहा कि भाई उधर क्या बदल जाएगा, उधर तो एक ही चीज की ट्रेनिंग मिलती है। तो ये अभी नहीं बदले हैं। उन्होंने कहा भी कि आप नहीं बदल सकते हैं, आप उनका चरित्र नहीं बदल सकता है। तो दोनों तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि उनको दे करके जोखिम मत लीजिए, बिहार को, बिहार के लोगों के भविष्य को जोखिम में मत डालिए। अब दोनों में से किसकी बात पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं? प्रशांत किशोर अन्य के खाते से वोट लेकर के डबल डिजिट वोट में हमेशा खड़े हैं, अपनी पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज्यादा है। एक और बात हम कहना, हमको दिमाग में पहले से था, एक लड़का है ज्ञानेश्वर जी जो सेफोलॉजी का काम पहले किए हुए झारखंड में कर रहा था और अभी बिहार में कर रहा है, उससे हमारी बात हो रही थी रांची जाते हुए। तो उसने कहा कि जब लोग से सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए दावेदार कौन, तो वो बड़ी उत्साह से प्रशांत किशोर का नाम लेते हैं कि प्रशांत किशोर है, उसके बाद तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, सबके नाम लेते हैं। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि आप वोट किसको देंगे, तब फिर वो लोग जनसुराज का नाम नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात, बिल्कुल। वो परसेंटेज कम हो जाता है और उसका बहुत ही आप मिलिएगा कभी, उसको हम कहेंगे मिलने के लिए, वो ऐसे सर्वे नहीं कर रहा है कि वो भर दिया कागज, वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जिससे फोन पर बात करता है उसका ऑडियो रिकॉर्ड करता है, नंबर के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सर्वे करता है। तो आप सुन के भी समझ सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। तो जब पूछा जाता है कि जनसुराज को, तो लोगों की नजर रहती है कि उम्मीदवार कौन आता है, किसका क्या उम्मीदवार होता है, और आगे शांत किशोर की टीम, पूरी टीम अपने जो भीड़ आ रही है उनको, और जो समर्थन उनके प्रति धारणा के स्तर पर बन रहा है, उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं।
उनको बूथ पर ले आने, उनको कन्विंस करने, अपना भरोसा दिलाने के लिए क्या करते हैं लोग। तो ये इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा अगले 3 साल, आज की 3 महीने, आज के दिन में वो तीसरी ताकत के तौर पर आ रहे हैं। अन्य का वोट तो पूरा उनके खाते में जा ही रहा है। जेडीयू, बीजेपी, एनडीए के हिस्से से भी एक वोट जा रहा है, और महागठबंधन से भी जो आकांक्षी युवा हैं, आदर्शवादी लोग हैं, बदलाव की चाह रखने वाले लोग हैं, वो यादव समाज के लोग भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम समाज के लोग हों, वो भी देख रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से। तो चलिए देखिए, बिहार में आमने सामने की लड़ाई महज नहीं दिख रही है, तीसरा मोर्चा बन गया है, मतलब त्रिकोणीय लड़ाई है। प्रशांत किशोर लड़ाई में आते दिख रहे हैं, लेकिन अंत तक वह कैसे टिकेंगे और क्या कर पाएंगे। जो बूथ प्रबंधन की बात कही अजीत जी ने, उम्मीदवारों के चयन की बात कही, और जन सुराज की ताकत कहां तक, तो क्या आगे होगा यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पर लाइक कीजिएगा, और हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।